Hello students, good evening. Hope you are doing well. We will discuss today about the research. There is the two types research, primary and secondary research. Okay, understood? तो मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम रिसर्च पेपर को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इस क्वेश्चन को या रिसर्च का जो पेपर है उसे हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, उसी को इजी बनाने के लिए और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे इस तरह की जो है वो मुझे मैसेज के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताया है कि मैम हमें रिसर्च का पेपर नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमें वो समझा दीजिए। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पर आपको रिसर्च का जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, एक्सप्लेन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च की आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी है। आंसर इस तरह से लिखेंगे आप। प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च आर टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पजेज एंड इन्वॉल्विंग डिफरेंट प्रोसेस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम दो रिसर्च की बात करें, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो इट इज़ क्लियर कि दोनों ही रिसर्च में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होगा, तभी तो अलग अलग नाम है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा पहले इसके डिफरेंस को समझेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसर्च में ये किस टाइप की रिसर्च है। ये एकदम फंडामेंटल रिसर्च है और इसके मेथड को जो यूज़ किया जाता है, तो एक साथ इंफॉर्मेशंस को जो हम लेकर के रिसर्च करते हैं, मान लीजिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ हमने गैदर कर ली, एक साथ इकट्ठी कर ली, उसके बाद उस मेथड से इसको यूज़ किया जाता है। ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पजेज, इसको करने का, दोनों ही रिसर्च को करने के अलग अलग पर्पज़ होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इनके अलग अलग प्रोसेस भी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इनके पर्पज़ अलग हैं, प्रोसेस अलग हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च दोनों ही फंडामेंटल रिसर्च है, मतलब टाइप में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों फंडामेंटल रिसर्च है। और इनके अंदर जो मेथड यूज़ होता है उसमें एक साथ सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही कलेक्ट करके फिर यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट इज़ प्राइमरी रिसर्च। ओके, अटेंटिवली समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आगे भी जब आप रिसर्च में अगर मतलब एम ए इंग्लिश करने के बाद अगर आप इंग्लिश से रिसर्च करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, इसे आप समझिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज। प्राइमरी रिसर्च वो कहलाती है जिसमें हम ओरिजिनल डाटा को कलेक्ट करते हैं एकदम डायरेक्ट सोर्सेज से, ऑफन थ्रो डायरेक्ट इंटरेक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें हम डायरेक्ट ही इंटरेक्शन करते हैं, मतलब जो भी हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं उनके बारे में हम डायरेक्ट जो है जाकर के बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन जो है डेवलप करते हैं उन लोगों के साथ में जिनसे हमें अपने सोर्सेज को कलेक्ट करना है, और एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ फर्स्ट हैंड एंड इज़ कंडक्टेड बाय द रिसर्चर टू एड्रेस स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम। इस टाइप की जो रिसर्च होती है फर्स्ट हैंड रिसर्च भी कहलाती है, क्योंकि इसमें रिसर्चर जो होता है हमारा वो स्पेसिफिक रिसर्च करता है या स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च करता है। और इसमें रिसर्चर के द्वारा जो है क्या होता है कि आप ऐसे समझिए जैसे साइंस की रिसर्च बिना एक्सपेरिमेंट के हो ही नहीं सकती। तो ये साइंस की जो रिसर्च होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइमरी रिसर्च। ये हमेशा प्राइमरी रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि इसमें हम जो है इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट रिसोर्सेज से, और डायरेक्ट ही जो हमें अदर पर्सन मिलते हैं उनसे हम इंटरव्यू वगैरह जो है उसको कंडक्ट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इस रिसर्च को अपनी आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और इसमें एक्सपेरिमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये फर्स्ट हैंड रिसर्च कहलाती है। अंडरस्टूड? तो स्पेसिफिक रिसर्च या स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर ही की जाती है। जैसे मान लीजिए हमें ये रिसर्च करनी है कि क्या वाकई जो प्लांट्स हैं वो फूड मेकिंग है, सेल्फ फूड मेकिंग है, मतलब खुद से अपना खाना बनाते हैं। तो अगर हमें उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दिखाना है तो उसकी रिसर्च जब तक नहीं कंप्लीट होगी, जब तक कि हम लीव्स के अंदर क्लोरोफिल एंड प्लस उसका जो है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको नहीं समझाएंगे, तो तब तक वो क्लियर होगा ही नहीं। एक्सपेरिमेंट हमको इसी तरीके से करना होगा, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या प्लांट जो हैं वो सेल्फ फूड मेकर हैं, इस तरीके से आप समझिए। तो मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च इंक्लूड, इसमें कौन कौन से मेथड हमारे इंक्लूड होते हैं ये जान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सर्वे या क्वेश्चन आयर। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनको बनाया, खुद से हम बनाते हैं, फिर उस गैदरिंग डाटा को थ्रू स्ट्रक्चर क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, और जितनी भी हमारे आसपास सराउंडिंग लोग होते हैं उसी फील्ड से जुड़े हुए या उसी तरह की रिसर्च उसके आसपास की उन लोगों ने की होती है,
जैसे मान लीजिए कोई स्कॉलर्स है, उन्होंने ये रिसर्च की है कि क्या लीव्स में क्लोरोफिल होता है, तो वो क्लोरोफिल रिसर्च, जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो वो ये भी मतलब रिसर्च उनके इंक्लूड होगा कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड मेकिंग वाला प्रोसेस है वो भी होता है। समझ में आ रही है बात? तो हम सर्वे में क्या करेंगे, उसी को पार्टिसिपेंट बनाएंगे जिसने उससे पहले उस रिसर्च के ऊपर उसके आसपास का कोई भी पार्ट लेकर के रिसर्च की हो, क्योंकि वो हमें बहुत ही ओरिजिनल डाटा देंगे और बहुत ही रिलायबल डाटा रहेगा। तो गैदरिंग डाटा थ्रू स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, मतलब ऐसा डाटा हम इकट्ठा करेंगे, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे और पार्टिसिपेंट से अपने आंसर की हम जो है पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो सही आंसर दें। नंबर 2, इंटरव्यूज़। अब क्या करेंगे हम, ऐसा कोई स्कॉलर्स देखेंगे जिसने प्लांट्स के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी हो, या कुछ लोग हैं जो प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, कोई फोटोसिंथेसिस के ऊपर कर रहा होगा, कोई लीव्स के ऊपर कर रहा होगा, कोई क्लोरोफिल के ऊपर किसी ने किया होगा। तो ऐसे लोगों के पास जा करके उनका इंटरव्यू करेंगे। कंडक्टिंग वन ऑन वन और ग्रुप डिस्कशन टू ऑब्टेन इंसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव्स। हम क्या करेंगे, किसी ग्रुप डिस्कशन को या तो हम कंडक्ट कराएंगे ऐसे ही स्कॉलर्स का, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ताकि हमारी समझ और भी ज़्यादा बढ़े और हमारा पर्सपेक्टिव, यानी हम जिस डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हैं वो पर्सपेक्टिव हमारा क्लियर हो। नंबर 3, ऑब्जर्वेशन। कलेक्टिंग डाटा बाय ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट्स इन ए नेचुरल सेटिंग, यानी ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हमको एनर्जी ऑफ सन हमें चाहिए उस फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली अपने प्लांट को ऑब्ज़र्व करना होगा। मॉर्निंग के टाइम पे प्लांट की क्या आप कंडीशन देख रहे हो, और नून जो टाइम है, नून के जो आवर्स चल रहे हैं उसमें उस प्लांट्स की क्या कंडीशन है, एंड इवनिंग टाइम में उस प्लांट्स की क्या कंडीशन है, और एट द नाइट वो प्लांट किस तरीके से आपको मतलब दिख रहा है, महसूस हो रहा है, या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सामने से आप उसको समझ पा रहे हो, फिज़िकली देख पा रहे हो, तो वो सब क्या है, ऑब्ज़र्वेशन में चला जाएगा। आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि किस टाइम पे फूड मेकिंग ज़्यादा हो रही है, किस टाइम पे फूड मेकिंग कम हो रही, इस तरीके से। तो कलेक्टिंग डाटा बाय ऑब्ज़र्विंग सब्जेक्ट्स इन ए नेचुरल सेटिंग में ही रह करके आपको उसका जो है डाटा कलेक्ट करना है और इस सब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करना है। नंबर 4, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स, जैसा मैंने बताया कि प्राइमरी रिसर्च में इट इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ दिस रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स। कंडक्टिंग कंट्रोल टेस्ट और ट्रायल्स टू ऑब्जर्व आउटकम्स एंड रिलेशनशिप्स। मतलब क्या कहा जा रहा है, जब इस तरह का टेस्ट आप कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी, यानी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें चीज़ें कंट्रोल किस तरह से करनी पड़ेंगी। आपको अपने प्लांट को बचा के रखना है कि कोई और मतलब जो है आउटर साइड का जो एलिमेंट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। आप तो फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग वाला प्रोसेस पे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको ये भी देखना होगा, अचानक से मान लीजिए कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी, प्लांट अभी आपका छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आपको उसको उठा के अलग रखना है जब तक धूप ना निकले, क्योंकि आपको तो फूड मेकिंग के ऊपर प्रोसेस, मतलब फूड मेकिंग का जो प्रोसेस उसके ऊपर रिसर्च करनी है। आपको ये तो देखना नहीं है कि बारिश में प्लांट की क्या कंडीशन है। तो मतलब कहने का ये है कि एक्सपेरिमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है, आपको उसके हर तरह का टेस्ट करना पड़ेगा, और ऑब्ज़र्व करने के बाद जो भी आउटकम्स एंड रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी बाहरी चीज़ों से नेचुरल सेटिंग उसकी कैसी हो रही है उस प्लांट की, इन सब को लेकर के आपको नए नए नेचुरल सेटिंग के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं, आउटर वेरिएबल्स उनको बोला जाता है, या इसे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको भी देखना है कि वो कहीं ज़्यादा हमें जो है हमारे प्लांट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, या कहीं से हमारे प्लांट या हमारे टेस्ट में जो एक रिलायबिलिटी है, जो एक मतलब वास्तविकता है, या जो एक विश्वसनीय जो हमें सोर्स या डाटा मिलने वाले हैं, कहीं उसमें कोई जो है गड़बड़ी ना हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक्सपेरिमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं इस रिसर्च के अंदर, और ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा किया जाता है। नंबर 5, फोकस ग्रुप्स डिस्कशन लेड बाय ए मॉडरेटर टू एक्सप्लोर ओपिनियंस एंड आइडियाज़ ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। मैंने अभी आपको जैसे पहले भी बताया कि पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप यही कर रहे हैं रिसर्च में शुरू से, जैसे आपको एक टॉपिक दिया है कि क्या प्लांट जो हैं वो सेल्फ फूड मेकर होते हैं, तो अगर आपका यही क्वेश्चन है, यही टॉपिक है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको पूरे ग्रुप को, सिर्फ आप ही उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ और भी स्कॉलर्स हों, जैसे 2-3 स्कॉलर्स हैं जो कि इसी बात पर फोकस कर रहे हैं, फिर वो अपना डाटा लाएंगे। अगर आपका डाटा उनके डाटा से मैच करता है तो इट मीन्स आपका डाटा बहुत ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि जो आपने एक जो फोकस ग्रुप बनाया था
वो भी इसी तरह से फोकस कर रहा था, उस भी अपने अपने ओपिनियन जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो आप उनके साथ जा कर के डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टूड? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से प्राइमरी रिसर्च होती है, और साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो पूरी तरीके से बेस्ड होते हैं प्राइमरी रिसर्च के ऊपर। ओके, अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी रिसर्च। इसके एडवांटेजेस क्या हैं प्राइमरी रिसर्च के, मतलब क्यों की जाती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोवाइड्स हाईली स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट डाटा टेलर टू द रिसर्चर्स नीड्स। सबसे पहली बात तो यही है कि जो हमें कोई भी स्पेसिफिक हमारा टॉपिक होता है तो उसमें हमें रिलेवेंट डाटा मिल जाता है। रिलेवेंट डाटा मिल जाता है किसके? रिसर्चर के नीड्स के मुताबिक, जो एक रिसर्चर को ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उसको एक रिलेवेंट डाटा मिलता है स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। तो हाईली स्पेसिफिक ये रिसर्च, लेकिन प्राइमरी रिसर्च की तभी जाती है जब बहुत ही ज़्यादा नीड हो। अब ये जितनी भी साइंस में रिसर्च होती है, आप ये नहीं कह सकते यूज़लेस है, क्योंकि वो आज कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल है। जितनी भी साइंस में, अब जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन वगैरह के ऊपर रिसर्च हुई वो क्या थी? हाईली स्पेसिफिक थी। मतलब हमें जो है एक ऐसी उसकी ज़रूरत थी, एक ऐसे रिसर्च की जो जल्दी से पता लगाए कि जो कोरोना वायरस है उसको दबाने के लिए या उसको उस वायरस को बॉडी के अंदर से ख़त्म करने के लिए हमें कौन सी वैक्सीन है जो हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे ज़्यादा वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ऐसी जो रिसर्च होती है वो हाईली स्पेसिफिक कहलाती है। नंबर 2 है अलाउज फॉर डीपर इंसाइट्स स्पेशली ऑन यूनिक और नीश टॉपिक्स। नीश टॉपिक्स वो कहलाते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया आपने तो उसके ऊपर ही ये हमें डीपर इंसाइट करने के लिए स्पेशली उसके ऊपर एक यूनिक आइडिया देती है। इंसाइट कहा जाता है आपकी समझ को, आपकी सूझबूझ को। तो क्या कर रहा है वो? गहरी सूझबूझ कर रही है और हमें एक नीश कहते हैं आपके टॉपिक को। तो हमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है उसके ऊपर करने के लिए स्पेशली वो हमें उसकी समझ को गहराई से पैदा कर रही है। थर्ड है डाटा इज़ ओरिजिनल एंड डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स इंश्योरिंग इट्स एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है, एक तो ओरिजिनल डाटा हमें मिल जाता है क्योंकि हम डायरेक्ट सोर्स से ही कलेक्ट करते हैं, कोई हमें ला करके तो देता नहीं है। जैसे आप अगर प्लांट के ऊपर कर रहे हैं तो प्लांट के ऊपर क्या है, आपको डाटा ओरिजिनल मिलेगा क्योंकि आप अपने सामने ऑब्जर्व कर रहे हो उस प्लांट को। मॉर्निंग में ज़्यादा फूड मेकिंग हो रही है कि नून में ज़्यादा फूड मेकिंग हो रही है कि शाम में जो है उसकी स्पीड स्लो है कि फास्ट है, ये सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है आपको डायरेक्ट ही डाटा कलेक्शन हो रहा है आपका, और आपके पास इसकी एकदम एक्यूरेसी बहुत इंश्योर है कि नहीं यही सटीक है। एक्यूरेसी का मतलब होता है एकदम सटीक, एकदम बिल्कुल सही होना, यानी कि यही एक्यूरेसी है इसकी और आपके डाटा के ऊपर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हो कर सकता और ना ही उसमें होता है। ठीक है, तो साइंस की जितनी भी रिसर्च होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। मैं समझती हूँ कि आपको प्राइमरी रिसर्च बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। 3 हेडिंग्स में इस पूरी रिसर्च को यहाँ पर मैंने लाने की कोशिश की है। बुक्स में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसमें इतना बड़ा टॉपिक है कि आप परेशान हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए इस वीडियो के थ्रू पढ़ लेंगे तो कम टाइम में बहुत सारी चीज़ समझ जाएँगे। देखिए, प्राइमरी रिसर्च है, इसके मेथड हैं। मेथड में मैंने आपको बताया सर्वे और क्वेश्चनायर होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है, फोकस ग्रुप होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये प्रोवाइड्स हाईली स्पेसिफिक होती है, अलाउज फॉर डीपर इंसाइट्स डेवलप करती है और डाटा ओरिजिनली कलेक्ट किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज द सेकेंडरी रिसर्च। अब इसको समझ लीजिए सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है। हालांकि होती तो ये भी फंडामेंटली रिसर्च है, लेकिन डिफरेंस है प्राइमरी रिसर्च से। Secondary research involves analyzing data that has already been collected, compiled and published by others. सेकेंडरी रिसर्च होती है जिसके अंदर डाटा तो हमारा इन्वॉल्व है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता हमें, हमें ऑलरेडी वो पहले से कलेक्ट किया हुआ मिलता है और किसी दूसरे के द्वारा उस डाटा को पब्लिश भी कराया जा चुका होता है। इट यूजेज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। हम इसका इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन का जो पहले से ही हो चुकी है, यानी उसके ऊपर हमको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पहले से ही मिल चुकी, सच एज रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्टेटिस्टिक्स टू एड्रेस ए रिसर्च क्वेश्चन। ये इस तरह की होती हैं जैसे कोई रिपोर्ट तैयार किया आपने, किसी आर्टिकल के ऊपर कुछ लिखा, पहले ही उसके ऊपर जो है उस आर्टिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं लेकिन अब आपको कुछ नया लिखना है, तब आप एक नया आर्टिकल चूज़ करेंगे।
एंड स्टेटिस्टिक्स यानी जो सांख्यिकी होती है वो पहले से ही हमें पता है कि इसका क्या डाटा आना है, कैसे होना है। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो अपने आप में जो क्वेश्चन उठाती है उसको एड्रेस करती हैं। जैसे अब सेकेंडरी रिसर्च की अगर हम बात करें तो जैसे आपका इंग्लिश लिटरेचर का रिसर्च है, आपने ये कहा कि शेक्सपियर वॉज ए किंग एज ए ट्रेजिडी। ठीक है, शेक्सपियर राजा था किस रूप में? ट्रेजिडी के रूप में। अगर मैं ये बात कहूँ, ये मेरा मतलब ये समझिए रिसर्च प्रॉब्लम है। तो अगर हम ये बात कहते हैं और इस क्वेश्चन को उठाते हैं तो हमें ये डाटा तो पहले से ही पता है ना कि शेक्सपियर कोई था। हमें ये भी पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में वो कितना फेमस एंड पॉपुलर राइटर है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि ही वॉज ए ट्रेजेडी ड्रामाटिस्ट। हमें ये भी पता है कि उसके ऊपर कितनी रिसर्च इससे पहले की जा चुकी है। हम तो अब आए हैं ना बाद में रिसर्च करने के लिए। हमसे पहले जितने भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कुछ अच्छा किया है या जो रिसर्च की है, जिन्होंने पीएचडी या थीसिस लिखी है, तो उन्होंने शेक्सपियर के हर पर्सपेक्टिव से किया होगा। तो एज ए ट्रेजेडी किंग भी किया होगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग जब इस प्रॉब्लम को ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, तो फिर हमें उसी डाटा को जो पहले मिला है सिर्फ उसी को पढ़ना है, उसी को कलेक्ट करना है, उसी में से नई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्योंकि वो डाटा एग्जिस्टेंस में है, वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में है। नया ऑब्जर्वेशन, नया एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसी को सेकेंडरी रिसर्च बोला जाता है। ओके, मैं समझती हूँ कि आपको अब बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी रिसर्च इंक्लूड। अब इसमें आपको ये बताना है कि सेकेंडरी रिसर्च के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। देखिए उस वाले के क्या थे, उस वाले का सोर्सेज नहीं था बल्कि मेथड था, ये समझना है आपको। प्राइमरी रिसर्च में क्या है, मेथड्स हैं। सेकेंडरी रिसर्च में क्या है, सोर्सेज हैं, क्योंकि हमें बुक्स मिलेंगी शेक्सपियर के ऊपर लिखी हुई, हमें शेक्सपियर के ऊपर लिखे हुए जर्नल्स मिलेंगे, हमें शेक्सपियर के ऊपर लिखी हुई सिनॉप्सिस मिलेंगी, हमें थीसिस मिलेगी, हमें उसके ऊपर पेपर पब्लिश जितने भी आज तक हुए होंगे वो मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो सोर्सेज मिलेंगे। तो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी रिसर्च इंक्लूड, यहाँ पे देखिए नंबर 1, बुक्स एंड एकेडमिक जर्नल्स। जैसे मैंने अभी बताया, अब आप समझ गए होंगे। हमें बुक्स मिलेंगी, एकेडमिक जर्नल्स मिलेंगे, स्कॉलरली आर्टिकल्स, बुक्स एंड रिसर्च पेपर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यानी जो स्कॉलर्स पहले जब हम तो नई जनरेशन में है, हमारे जो फोर फादर थे यानी जो हमारे पूर्वज थे वो तो उसके उनके ऊपर करके चले गए रिसर्च काफ़ी हद तक। तो हमें उनका ही लिखा हुआ आर्टिकल्स, बुक्स और रिसर्च पेपर पढ़ने को मिलेगा। अंडरस्टूड? नंबर 2, गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। हमें सरकार की या अगर मान लीजिए हम किसी गवर्नमेंट की या इंडस्ट्री रिपोर्ट्स से हम कुछ ऐसी रिसर्च करें जो पहले कोई घटना घट चुकी है, उसके बाद जैसे भोपाल के बारे में नहीं आता कि भोपाल की गैस ट्रेजेडी, ऐसे समझिए। तो वो घटना तो घट चुकी है, अब हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी है। मान के चलिए कि हमें ये, अब वो लोग भी मर गए भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जो जिन्होंने वो मतलब जो वो चला रहे थे अपनी जो पूरी फैक्ट्री जो चला रहे थे गैस की, वो भी चले गए विदेश में, अब वो भी मर चुके हैं। तो हमें रियल तो डाटा मिलेगा नहीं, तो हमें कहाँ से डाटा मिलेगा? हमें गवर्नमेंट से मिलेगा, हमें इंडस्ट्री जो थी वो उससे मिलेगा, उसकी रिपोर्ट से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, पब्लिकेशन फ्रॉम ऑफिशियल बॉडीज़, कॉरपोरेशंस और एजेंसीज़। ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जो कि पब्लिश कराई जाती हैं ऑफिशियल बॉडीज़ के थ्रू या फिर किसी कॉरपोरेशन के थ्रू या एजेंसीज़ के थ्रू। तो हमें उन रिपोर्ट्स के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी थी उसमें मरने वालों की तादाद कितनी थी। उनका जो मतलब वो मरे तो क्यों मर गए, ऐसा कौन सा मतलब गैस उनके अंदर गई तो बॉडी में उसने क्या जाके रिएक्शन किया, कौन सी जो है पॉइजन उनके अंदर क्रिएट हो गया जिसकी वजह से उन सबकी डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, नंबर 3, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है रिसर्च हो चुकी है या ये व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका हमें लेना पड़ेगा न्यूज़पेपर का सहारा, मैगज़ीन्स का सहारा, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम मीडिया आउटलेट्स। यानी हमें इन सब चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम ये रिसर्च अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। नंबर 4, ऑनलाइन डाटाबेसेस, डिजिटल रिपोजिट sorry repositories containing academic research, statistics and other relevant information. Okay, 4 heading, online databases, digital. Number 4, online databases, digital repositories containing academic research, statistics and other relevant information. मतलब
अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपके जो इर्द गिर्द जितनी भी लाइब्रेरी थी उन सब से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, लेकिन अभी भी आपकी रिसर्च का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, ऑनलाइन डाटाबेस को सर्च करेंगे। ऑनलाइन डाटाबेस में आप डिजिटली जा सकते हैं, जहाँ से आप रिपोर्ट वगैरह अपनी देख सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं। एकेडमिक रिसर्च देख सकते हैं कि किस किस ने इनके ऊपर कहाँ कहाँ पे किस किस यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स ने रिसर्च की है इसके ऊपर, उसका स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं। मतलब उसका जो एक सांख्यिकीय गणित होता है, उसके थ्रू उस वो जो हमारे फ़ोरफ़ादर रिसर्च करके गए हैं, तो वो कितनी सही थी, कितनी रिलेवेंट थी, ये स्टैटिस्टिक्स डाटा हमें मिल सकता है। और भी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं, लेकिन वो सब के लिए आपको ऑनलाइन डाटाबेस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है? 5th नंबर की हेडिंग क्या कह रही है? 5th नंबर हेडिंग, एग्जिस्टिंग सर्वेज एंड स्टडीज़। जो सर्वे हो चुके हैं, देखिए जहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्क आए, जहाँ पे मतलब एग्जिस्टिंग वर्ड यूज़ हो रहा हो, तो समझिए कि ये वर्क सर्वे यानी हो चुका है, ये अस्तित्व में आ चुका है, अब आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं, जो सर्वे हो चुके हैं, जो स्टडीज़ हो चुकी है, जिनका अस्तित्व हुए है, उन्हीं को आपको देखना है। रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च कंडक्ट की गई है दूसरे व्यक्तियों के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मतलब किसी और ने रिसर्च की, किसी और ने उसके ऊपर डाटा तैयार किया, स्टैटिस्टिक्स लगाया, फिर उसने अपनी रिसर्च को अप्रूव कराया, वो स्कॉलर्स जो था उस पीएचडी या रिसर्च स्कॉलर्स बन चुका है। और अब हमें उसी ने जो सर्वे किए हैं, मैंने बताया ना कि जो हमारे सीनियर हैं, मान लो उन्होंने सर्वे वगैरह किया, तो उसी को लेकर के हमें अदर इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव सिंस द डाटा इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। इसमें हमारा टाइम कम कंज्यूम होगा और हमारी जो कॉस्ट है, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव सिंस द डाटा इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, क्योंकि डाटा पहले से ही अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं, मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरे हमारा टाइम भी बचेगा, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही क्या है, डाटा तो पहले ही ऑलरेडी अवेलेबल है। नंबर 2, प्रोवाइड्स ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर द रिसर्च टॉपिक। हमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्योंकि हमें लेनी है रिसर्च, तो हमें प्रोवाइड्स ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। जैसे शेक्सपियर के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो शेक्सपियर के ऊपर तो एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है इसके ऊपर। और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनका रिसर्च टॉपिक के लिए, हमें बहुत अच्छे से वहाँ से प्रोवाइड हो सकती हैं ये सब चीज़ें। नंबर 3, ईजियर टू एक्सेस एंड ऑफन अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़। आसानी से हमारी पहुँच है उस तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और ये अवेलेबल है लार्ज क्वांटिटीज़ में, तो हमें बहुत ईज़िली पता चल जाएगा। जब जब हम अपने जो हमारे सीनियर हैं उनकी रिसर्च को पढ़ेंगे शेक्सपियर के ऊपर, कि क्या वाकई शेक्सपियर जो था वो एक ट्रेजेडी किंग है, तो अब जब हम इस तरह की रिसर्च को पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें ये तो समझ में आ ही जाएगा कि दूसरे लोगों ने उनके ऊपर रिसर्च की, हमारे सीनियर्स ने की है, तो हमें उनकी जो रिसर्च हुई हुई चीज़ें हैं और जो उनका जो कलेक्ट किया हुआ इन्फॉर्मेशन है, उससे बहुत हमें हेल्प मिल जाएगी। तो यही उसने कहा कि हमारी पहुंच के अंदर रहेंगी वो सब चीज़ें और हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में मिलेंगी। ठीक है? नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ सेकंड, नहीं ये छोड़ दीजिए आप, ये अब क्यों नहीं है। अब कंपैरिजन देख लेते हैं, अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, कंपैरिजन। ओके, फर्स्ट हेडिंग, प्राइमरी रिसर्च जनरेट्स न्यू डाटा वाइल सेकेंडरी रिसर्च रीयूजेज एग्जिस्टिंग डाटा। देखिए अब इन दोनों में यही इसमें कंपैरिजन की बात आती है, मतलब ये हम तुलना कर रहे हैं एक दूसरे से। तो प्राइमरी रिसर्च न्यू डाटा जनरेट करेगी, जैसे क्या पौधे, मैंने अभी आपसे बताया था ना कि प्लांट क्या सेल्फ फूड मेकर है, तो मतलब क्या हो रहा है, आपको एक नया डाटा भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि पुराने ही डाटा को आप रिपीट करेंगे, नहीं, आपको नया डाटा भी मिल सकता है, तो आप नया डाटा मतलब इसमें जनरेट्स करेंगे। जबकि जो सेकेंडरी रिसर्च होती है उसमें पहले से डाटा यूज़ किया हुआ है, फिर आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है? तो एग्जिस्टिंग डाटा को ही आप रीयूज़ करेंगे, आप अपने से तो कोई ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हो, ज़ाहिर सी बात है जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसी को आप रीयूज़ कर देंगे। नंबर 2, प्राइमरी रिसर्च इज़ मोर स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड्स बट इज़ कॉस्टलियर एंड टाइम कंज्यूमिंग।
वेयर एज सेकेंडरी रिसर्च इज क्विकर एंड चीपर बट मे बी लेस प्रीसिज और टेलर्ड। अब इसको आपको समझना है। प्राइमरी रिसर्च ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर्स की जो नीड है, हालांकि जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग तो मोर स्पेसिफिक हो गई, मगर वो कॉस्टली भी पड़ती है प्राइमरी रिसर्च। आप समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट के सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के आएगा, वो सारी कंडीशंस बनाएगा अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नेचुरल सेटिंग बैठाएगा, तो कॉस्टली तो होगा ही। और टाइम कंज्यूमिंग, जाहिर सी बात है, वो सुबह में डाटा लेगा कि मॉर्निंग के टाइम पे मतलब फ़ास्ट फूड मेकिंग हो रही है कि नून में हो रही है फ़ास्ट फूड मेकिंग, कि इवनिंग में हो रही है कि नाइट में हो रही है, तो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग तो है। वेयर एज सेकेंडरी रिसर्च है, जबकि जो सेकेंडरी रिसर्च है वो जल्दी होने वाली और सस्ती होने वाली रिसर्च है, इसमें पैसा भी कम लगता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी रिसर्च है उसमें और प्राइमरी रिसर्च में, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, ये भी एक डिफरेंस है बहुत बड़े पैमाने पर। थर्ड नंबर इज़ व्हाट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट। दोनों ही तरह की रिसर्च हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी रिसर्च इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन एग्जिस्टिंग डाटा इज़ इनसफिशिएंट, while secondary research can provide context, background, and secondary validation for primary findings। देखिए, ये तो फ़र्क आना ही है। ज़ाहिर सी बात है, प्राइमरी रिसर्च में हर चीज़ आपको खुद से बनानी है, जनरेट करनी है। एग्जिस्टिंग डाटा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो ये कि आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी। तो उसने वही कहा कि प्राइमरी रिसर्च में अक्सर ये होता है कि हमें यूज़ किया हुआ डाटा या एग्जिस्टिंग डाटा इनसफिशिएंट रहता है, मिलता ही नहीं है। जबकि सेकेंडरी रिसर्च में एक भरमार है, हमें जो पुराना कॉन्टेक्स्ट है वो मिल जाएगा, बैकग्राउंड मिल जाएगा, और दूसरे सेकेंडरी वैलिडेशन फॉर प्राइमरी फाइंडिंग्स। दूसरी चीज़ ये है कि हमें वैलिडिटी का पहले से ही पता रहता है कि हमारा जो डाटा पहले ही वैलिड हो चुका है, इस डाटा के ऊपर पहले से ही रिसर्च जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी है। हमें तो उसमें कुछ बढ़ाना है ना, मतलब कुछ उसको ही आगे के लिए एक्सप्लोर करना है उसी टॉपिक को। लेकिन जो प्राइमरी रिसर्च है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो पुराना वैलिड डाटा है वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हम तो नई रिसर्च कर रहे हैं, नए क्वेश्चन को अपने जो है सर्च कर रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम हमने जो है यहाँ पर जनरेट की है, तो जाहिर सी बात है उसका डाटा भी रीजनरेट होगा। जब डाटा रीजनरेट होगा तो उसके जो सोर्सेज हैं वो तो उसके लिए इनसफिशिएंट ही रहेंगे हम हमारे लिए, क्योंकि हम उस यूज़ किए हुए रिसोर्सेज से तो अपनी नई जो हमारी रिसर्च है उसको नहीं कर सकते ना। तो वही चीज़ है कि उसकी वैलिडिटी का भी पता नहीं रहता। प्राइमरी फाइंडिंग्स में क्या है कि जो पुराने डाटा हैं उनकी वैलिडिटी आपने देखा होगा, इसीलिए साइंस में नई नई रिसर्च होती रहती है, और फिर उसके बाद साइंटिस्ट अचानक से कहते हैं कि नहीं नहीं, वो पहले जो था ये रिसर्च हो गई थी, और कहा जा रहा था कि मतलब ये जो मेडिसिन है ये ज़्यादा असर करती है, या ये कफ़ सिरप बहुत असर करता है कफ़ के ऊपर। फिर दोबारा रिसर्च हुई तो पता चला कि नहीं नहीं, वो ठीक है, वो कफ़ सिरप है और जो कोल्ड कफ़ है उसके ऊपर असर कर रहा है, लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है कि लंग्स में इन्फेक्शन को फैला रहा है। तो सेकंड रिसर्च ये निकल के पहली वाली को तो वैलिडिटी नहीं मिल सकती ना इस बात से, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा है लंग्स को भी। तो इस तरह जो प्राइमरी हमारी रिसर्च होती है उसमें यही सब रहता है कि हमें दोबारा से रिसर्च करके जो पुराना डाटा है उसकी वैलिडिटी के ऊपर काम नहीं करते, हम एक नई वैलिडिटी बनाते हैं, नए डाटा बनाते हैं, नई रिसर्च करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? आई थिंक मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सभी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ इस चैनल पर हैं, इस टाइम जुड़े हुए हैं, मेरे एमए के स्टूडेंट्स, वो सभी इस बात को ध्यान दें। बहुत मेहनत से कोई भी चीज़ बनती है और फिर उसको आपके सामने यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। अगर आप ये वीडियो देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी यूज़फुल फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आगे के लिए भी। अगर आप रिसर्च में जाते हैं और या फिर नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ना दी जा रही हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियो, ये चैनल, इससे जुड़े रहिए। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर से कुछ भी अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो आप उनको इसको सेंड करिए, मतलब इसको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है बच्चों तक पहुँचाइए, ठीक है? ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो ये है आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, करना मत करना, मर्ज़ी है तुम्हारी, ठीक है? ओके, चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।